Hello students. So today we are going to learn chapter number 12, science, that is friction. Okay, now we have studied much in friction about what causes friction किस तरीके से होता है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं एंड ऑल. ओके, फिर वो इविल है या इट इज़ यूजफुल एंड ऑल. नाउ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन किस तरीके से इंक्रीज बढ़ा सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं. तो कभी कभी हमें फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत होती है, कभी कभी फ्रिक्शन कम करने की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू द यूज़. एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन द फ्रिक्शन इज डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस. तो कभी कभी कोई सिचुएशन में फ्रिक्शन होता है वो डिज़ायरेबल मतलब अच्छा होता है. हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज़ इज ग्रूव्ड. तो आपका सोल जो होता है शूज़ का वो ग्रूव्ड क्यों होता है और सीधा क्यों नहीं होता, उसके अंदर छेद या इस तरीके से उबड़ खाबड़ क्यों होता है. तो इट इज़ डन टू प्रोवाइड शूज़ अ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर. तो फ्लोर पे अच्छी ग्रिप देने के लिए यूज़ होता है सो दैट यू कैन मूव सेफली, तो आप अच्छे से चल सके. सिमिलरली द थ्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन ग्राउंड. तो देखो टायर के ऊपर ऐसी डिज़ाइन होती है, वो ऐसे ही होती नहीं है, जिसकी वजह से इनको फ्रिक्शन मिलता है और जिसकी वजह से वो ठीक से रोड पे ग्रिप बना सके. हमारे सॉल्स होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन वाले क्यों होते हैं, क्योंकि वो ग्रिप बना सके. वी डेलिबरेटली इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन अ ब्रेक सिस्टम. तो हम फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं ब्रेक पैड लगा के ताकि ब्रेक जल्दी से लग सके और हमारी बाइसिकल या हमारा जो भी ऑटोमोबाइल है वो ठीक से रुक सके. व्हेन यू आर राइडिंग बाइसिकल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील. तो जब बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो तो ब्रेक पैड होगा वो आपकी व्हील को टच नहीं करेगा. बट जब भी हम ब्रेक को प्रेस करेंगे तब क्या होगा, ब्रेक पैड टायर्स को टच करेगा, रिम को, और फिर वो ब्रेक लगेगी. ओके, ड्यू टू द फ्रिक्शन द व्हील स्टॉप्स मूविंग. You might have seen कबड्डी players rub their hands with soil for a better grip. तो कबड्डी प्लेयर क्या करते हैं, अच्छी ग्रिप के लिए अपने जो हाथ होते हैं वो सॉइल मतलब मिट्टी वाले करते हैं, जिसकी वजह से ग्रिप ठीक से बन सके. ओके, वो पसीना होता है जिससे ग्रिप ठीक से होती नहीं, तो वो सॉइल वाले करते हैं ताकि ठीक से हो सके. जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप. तो जिम्नास्ट होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है वो लगाते हैं पता है हाथ में, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन ठीक से कोई भी सरफेस होती है उसे पकड़ सके. ओके, इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वांट टू मिनिमाइज इट. तो कभी कभी हमें अभी जो चीज़ें समझी उसमें फ्रिक्शन हमें ज़रूरी मतलब ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत होती है, पर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें फ्रिक्शन कम करने की ज़रूरत होती है. वाई डू वी स्प्रिंकल पाउडर फाइन पाउडर ऑन कैरम बोर्ड. तो कैरम बोर्ड में पाउडर क्यों लगाते हैं, ताकि हम फ्रिक्शन कम कर सके. तो हमारा स्ट्राइकर होता है वो हमारी जो भी डाइस होती है उसे निकाल सके, हमारी जो यहाँ पे दूसरे जो होते हैं दूसरी स्टिक्स होती है उसे निकाल सके. ओके, दूसरे कॉइन्स को निकाल सके. यू माइट हैव नोटिस व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पॉर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर मूव्स स्मूथली. तो जब भी डोर के जो हिंजेस होते हैं ओके, जो जहाँ से वो जुड़े हुए होते हैं उसे क्या थोड़े ऑयल डालते हैं तो वो पहले पता है आवाज़ करती है, जब डोर बंद होता है खुलता है तो आवाज़ करती है. बट कभी कभी ऑयल थोड़ा डाल के ठीक से हम खोलते बंद करते 2-3 बार है तो ऑयल फिर उस हिंज को फ्री कर लेगी. अब बाइसिकल एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स. तो बाइसिकल का या कोई भी मशीन होगा उसके मूविंग पार्ट के बीच में क्या ग्रीस लगाएंगे, वो पता है वो वाइटिश कलर का सब्सटेंस होता है, क्रीमी होता है, फिर लगाते हैं बियरिंग्स के अंदर तो फिर वो बेरिंग स्मूथली चलना शुरू हो जाती है, तो उसे ग्रीस बोलते हैं. इन अबाउ ऑल कॉजेज वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन. ये अबाउ जो अपर सारे जो है उसके अंदर हमें रिड्यूस फ्रिक्शन को कम करने की ज़रूरत होती है. द फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी. तो रिड्यूस फ्रिक्शन क्यों करेंगे, जब भी कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी बढ़ानी हो मतलब उसका काम करने बढ़ाना हो. ओके, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी हो. ओके, जब भी हम किसी चीज़ की मूवमेंट से फ़ायदा होता है तो हम फ्रिक्शन कम करते हैं. जब भी हमें किसी चीज़ के स्टॉपेज से फ़ायदा होता है मतलब तो हम उसे फ्रिक्शन को कम ज़्यादा करेंगे. ओके, तो व्हेन ऑयल एंड ग्रीस और ग्रेफाइट आर अप्लाइड बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ मशीन द थिन लेयर इज फॉर्म्ड एंड द मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर. तो जब भी लुब्रिकेंट हम लगाते हैं, जब भी कोई चीज़ लगाते हैं, ऑयल है, ग्रेफाइट है, ग्रीस है, तो दो सर्फेसेस के बीच में एक दूसरी सरफेस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन अप्लाई डायरेक्ट दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा पर तीसरी कोई स्मूथ सरफेस आ जाएगी. ओके, जैसे कि समझो पानी वाले पैर होते हैं तो टाइल्स वाला जो अगर हमने मार्बल है ऐसा कोई है
तो क्या होगा, हमारा पैर फिसल जाएगा। क्यों फिसल जाएगा? क्योंकि हमारे पैर के बीच में और मार्बल के बीच में पानी की सरफेस आ जाती है। ओके, a layer is formed, the moving surfaces do not directly rub against each other. Interlocking of the irregularities avoided to a great extent, the movement becomes smooth. The substances which reduce friction are called lubricants. तो lubricants क्या है? तो the substances that reduces friction are called lubricants. क्या है वो? जो reduce friction को reduce करते हैं वो lubricants है। In some machines, it may not be advisable to use oil as a lubricant. तो कुछ मशीन के अंदर ऑयल को lubricant के यूज़ कर सकते नहीं है। And oil cushion between moving part is used to reduce friction. तो ऑयल होता है वो कुशन जैसा काम करता है। देखो यहाँ पे दिखा है दो सरफेसेस, दो मूविंग पार्ट है, पर बीच में लुब्रिकेंट आ जाता है तो दोनों सरफेसेस डायरेक्ट कांटेक्ट में आती नहीं है, जिसकी वजह से ये स्मूथली रब हो सकती है। ओके, नाउ वी कैन सी व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। तो व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन करता है कैसे? तो जब सरफेस इंटरलॉक हो जाती है तो उसके बीच में जो हम फिसलते हैं एक दूसरे को, मतलब कि फिसलना होता है, घिसना होता है, बट यहाँ पे व्हील हम लगाते हैं तो क्या होगा, वो मूवमेंट ही होगी, सरफेस तो कांटेक्ट में रहेगी। वी मस्ट हैव अटैच इज द अनदर पीस ऑफ लगेज लिफ्टेड विद द रोलर्स। इवन अ चाइल्ड कैन पुश सच ए लगेज। वाई सो? लेट अस फाइंड। तो देखो ऐसा लगेज होता है कि डायरेक्ट लगेज को घिसना होता है तो क्या होगा, और लगेज के नीचे व्हील बने हो और फिर हम उसको खिसकाते हैं तो कैसा होगा, तो व्हील लगा हुआ लगेज फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट सरफेस हो रही है, वो घिसेगी, बट जब व्हील होगा तो सरफेस होगी, एक दूसरे के ऊपर लॉकिंग के कारण ये व्हील घूमेगा और ये चीज़ आगे बढ़ेगी, तो जहाँ पे एफर्ट कम होगा। ओके, नाउ एक एक्टिविटी है, टेक फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलिंड्रिकल इन शेप, place them in a parallel to each other on a table, place a thick book over it, now push the book, you will observe the pencil rolling books moves। तो इस तरीके से रखो, अंदर सिलिंड्रिकल पेंसिल रखो, ओके, और फिर बुक रखो उसके ऊपर और फिर धक्का लगाओ थोड़ा, तो ये जो पेंसिल्स होगी वो आगे की पोजीशन में आगे की तरफ घूमेगी और ये बुक होगी वो मूवमेंट करेगी। नाउ पुश द बुक, यू ऑब्जर्व दैट द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स डू नॉट फील ईजियर टू मूव। तो पेंसिल रोलिंग होगी तो बुक होगी बहुत ईजीली मूव करेगी। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ मोशन ऑफ अ बुक हैड बीन रिड्यूस? तो मोशन होगा उसका रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन होगा वो कम हो गया। अगर पेंसिल के बिना हम रोल करवाते हैं, अगर डायरी को डायरेक्ट की धक्का देते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट पेंसिल लगा के हम अगर करते हैं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस द अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। ओके, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग थे, अभी स्लाइडिंग और रोलिंग। रोलिंग क्या होगा कि जब एक सरफेस होगी वो रोलर टाइप होगी और दूसरी सरफेस पे रोल करेगी तो उसे रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन और इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड। तो किसी चीज़ को रोल करवाना उसको खींच के ले जाने में से इजी होता है बॉडी ओवर अनदर। दैट इज रीजन इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल अ लगेज फिटेड विद अ रोलर। तो इसीलिए लगेज होता है वो रोलर लगाया हुआ होता है तो वो इजी रहता है। ओके, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड। तो क्यों व्हील को बहुत सबसे अच्छी इन्वेंशन बोलते हैं मैनकाइंड के लिए, वो अभी आपको पता चला। ओके, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर, रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड इन ऑल मशीन्स बाय रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन ने उसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया बाय मशीन बाय रोलिंग यूजिंग ऑफ बॉल बेयरिंग्स। तो बॉल बेयरिंग का यूज करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करके उसे खत्म कर दिया है। ओके, द कॉमन एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग इज हब्स एंड एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइसिकल। तो एक्सेल और हब के बीच में बाइसिकल होती है जो उसके बीच में होते हैं ये उसे बॉल बेयरिंग बोलते हैं। इसके अंदर बॉल फिट होते हैं और दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर घूमती है। ओके, तो ये फिक्स्ड होती है, ये घूमती है, या फिर अंदर वाली घूमती है तो ऊपर वाली फिक्स्ड होती है। दोनों में से एक फिक्स होती है और एक रोल करती है। ओके, इसे बॉल बेयरिंग बोलते हैं। नाउ इज फ्लूइड सो एक्सेल्स द फैंस ऑफ अ बाइसिकल। ओके, अभी देखो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है।
तो यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, तो एयर होती है वो बहुत ही लाइट होती है और पतली होती है। येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, तो जब भी हम हवा के अंदर घूमते निकलते हैं तो हम पे फ्रिक्शन लगता है। जैसे कि प्लेन हो गया, तो देखना आप अभी कोई थर्मोकोल की शीट होगी या कोई भी कार्डबोर्ड होगा, उसे ऐसे टेढ़ा करके अगर हम घुमाते हैं तो इजीली घूमेगा, बट अगर उसको सीधे का सीधा हम अगर हवा के अंदर मूवमेंट करवाते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसा देखा होगा आपने। ओके, तो सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स, तो एयर के जैसे वाटर और दूसरे लिक्विड हो गए वो भी फ्रिक्शन लगाएंगे एज ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू देम। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड, तो कॉमन नेम ऑफ गैसेस क्या है, एयर क्या है, फ्लूइड। ओके, सो दैट वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन थ्रू देम, तो जब भी फ्लूइड के अंदर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा होता है तो फ्लूइड भी उस पर प्रेशर फ्रिक्शन लगाता है। ओके, नाउ द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्यूल इज कॉल्ड ड्रैग, तो फ्रिक्शन फोर्स जो फ्यूल लगाते हैं उसे क्या बोलेंगे, ड्रैग। ओके, क्या बोलेंगे, ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, तो फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, वो कितना डेंस है, उस पर डिपेंड करता है कि फ्लूइड कितना फ्रिक्शन लगाएगा। और दूसरा कि चीज़ की मोशन, मतलब कि जो भी चीज़ मूवमेंट कर रही है उसकी स्पीड क्या है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो शेप कैसा होगा है, जैसे आपको पता है कि बोट होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, क्यों, क्योंकि वो हवा के अंदर और पानी के अंदर ठीक से जा सके। ओके, जो प्लेन होता है वो भी स्ट्रीमलाइन शेप का होता है, आगे से पॉइंटेड होता है, क्यों, क्योंकि वो पेनिट्रेट कर सके। ओके, जो डेंस होता है एरिया एयर का उसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, तो जब भी ऑब्जेक्ट फ्लू करता है तो उसे फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है, फ्रिक्शन को खत्म करना पड़ता है। दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, और फ्रिक्शन को अगर वो अपोज करते हैं तो उसकी एनर्जी लूज होगी। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, और इसीलिए फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के एफर्ट हम करते रहते हैं। सो द ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप्स, और उसे एरोडायनेमिकली स्पेशल शेप्स दिए जाते हैं। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दोज बेसिक शेप्स, तो वो स्पेशल शेप का एरिया मतलब कि उनका साइंटिस्ट को कहाँ से आता है, फ्रॉम द नेचर ऑफ कोर्स, तो हमें नेचर से, कुदरत से मिलते हैं ये सारे शेप्स के आइडियाज़ होते हैं। वो देखना आपको अपना जो प्लेन होता है वो बर्ड्स के शेप का होगा। अभी जो फाइटर प्लेन बनाए हुए हैं फैल्कन जिसे बोलते हैं, फैल्कन प्लेन, वो इजिप्शियन बर्ड फैल्कन जो होता है उसके शेप के, जो वो उड़ता है उसके शेप के आकार के बने हुए है। ओके, देयर बॉडी इज फ्लूइड्स। नाउ बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबव इन फ्लूइड, बर्ड और फिशेस को फ्लूइड के अंदर और पूरे दिन घूमना होता है पूरा टाइम। ओके, देयर बॉडी मस्ट हैव इवॉल्व्ड टू द शेप विच कुड मेक देम लूज लेस एनर्जी एंड ओवरकमिंग फ्रिक्शन, तो उनकी बॉडी ऐसे शेप में आ गई होगी तो उनका फ्रिक्शन भी ओवरकम हो और अपनी सबसे ज़्यादा कम से कम एनर्जी वेस्ट करें। ओके, यू रीड अबाउट दिस चैप्टर इन दिस शेप्स इन क्लास 6, तो आपके क्लास 6 के अंदर इस शेप के बारे में पढ़ा होगा। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, डू यू फाइंड सिमिलरली इन इट्स शेप विद दैट ऑफ बर्ड, तो बर्ड के शेप के अंदर जो सिमिलरिटी देखो, इसके विंग्स होते हैं वो कैसे यहाँ पे आगे से पेन है, हो फिर आगे से देखो पॉइंटेड है और फिर पूरी बॉडी स्ट्रीमलाइन है। देखो यहाँ से ये आगे से पॉइंटेड, पीछे से पॉइंटेड, और देखो बीच में से जो ठीक है ना, जो वो आगे और पीछे से नैरो होता है और बीच में से थिक होता है, ये शेप होता है। ओके, प्लेन का भी देखो उसी तरीके का शेप है। आई डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन, और उसका फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। और इसी तरीके से हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा आज। ओके, तो फ्रिक्शन के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, वी विल फाइंड मैनी सच एग्जाम्पल्स इन योर PDF. I'll provide you many things in the PDF. Okay, till then, bye bye, take care, stay home, stay, bye bye, take care.